नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का। हेलो मनी नाइन, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और लगातार गिरावट के बाद जब सबकी नज़रें लगी हुई थी यूएस फेड के ऊपर और यूएस फेड ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं की, उसका असर जो है हमने देखा भारतीय बाजारों में भी देखने को मिला, दुनिया भर के बाजारों के साथ साथ, और सकारात्मक रुख देखने को मिला। लेकिन एक कहीं ना कहीं शिकायत है कि बाजार ऊपरी स्तरों पर अभी भी टिकने में संकोच कर रहा है। जी हाँ, 19,120 ये आज निफ्टी की शुरुआत हुई थी, 19,175 इंट्राडे हाई रहा, लेकिन उसके बाद से 19,064 का लो भी लगते हुए हमने देखा। और अभी अगर हम देखें तो 120 अंकों की मजबूती निफ्टी में देखने को मिल रही है, 19,109 का स्तर देखने को मिल रहा है। मजबूती कहाँ देखने को मिल रही है? मजबूती चूंकि अब इस बात की उम्मीदें बढ़ गई हैं कि भारत में भी हो सकता है ब्याज दरों में बढ़ोतरी ना हो, तो पीएसयू बैंक्स में तेजी है। हमने देखा कि रियल्टी शेयरों में आज शानदार मूव देखने को मिल रहा है, तो बैंकों में, एनबीएफसीज में यहाँ पर अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। हालांकि वैसे तो सभी सेक्टर इंडेक्स जो है वो मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं, लेकिन इन सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा बढ़त देखने को मिल रही है। लेकिन क्या ये वाकई में रैली सस्टेनेबल है? जिस तरीके से बाजार ऊपरी स्तरों पे टिकता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, आगे के लिए बाजार में क्या रणनीति होनी चाहिए? इन तमाम मुद्दों पर अगले 1 घंटे हम चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि अब तक हम आपके साथ जुड़ते थे यूट्यूब के माध्यम से, मनी नाइन के ऐप के माध्यम से, फेसबुक पर लाइव के माध्यम से, लेकिन आज से आप हमें इंस्टाग्राम पे भी लाइव देख सकते हैं। तो आप आज से इंस्टा लाइव भी हमने शुरू कर दिया है, तो आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं। कहीं बस में सफ़र कर रहे हो, ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, कहीं भी आप हो, हेलो मनी नाइन आप जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम लाइव पे, और आकर के अपनी टिप्पणियाँ, अपने सवाल वहाँ भी आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए आज के मेहमान से हम आपको रूबरू कराते हैं। संतोष सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, आज के हमारे एक्सपर्ट। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत, आभार, अभिनंदन सर आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और आज से सर हम इंस्टाग्राम पे भी लाइव हो गए हैं, इस कार्यक्रम को लेकर के हम आ रहे हैं। आगे चल करके और भी कई कार्यक्रम हम लाइव करेंगे इंस्टाग्राम के ऊपर भी। इस पहल को कैसे देख रहे हैं आप? और दूसरा, बाजार ऊपरी स्तरों पे जो नहीं टिक पा रहा है, क्या अभी भी बाजार के अंदर कंसर्न मौजूद हैं, जो जिस तरीके से हम देख रहे हैं इजराइल हमास युद्ध को बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? थैंक यू विपुल जी फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और जिस तरह से आपकी रीच अब धीरे धीरे बढ़ रही है, मीडिया के विभिन्न जो है आयामों को आप छू रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश है। मुझे लगता है कि ईश्वर आप सबको आपके इस उद्यम में सफल करे। बहुत बहुत धन्यवाद जहाँ तक सर। बाजारों की बात है, उसमें मुझे लग रहा है कि अभी भी हिकअप्स हैं काफ़ी ज़्यादा। मार्केट, जैसा कि हम पहले से ही अपेक्षा कर रहे थे कि मार्केट खराब हो सकता है, और इन लाइन विथ अवर एक्सपेक्टेशन मार्केट गिरे भी हैं। निफ्टी में अगर ब्रॉडर निफ्टी या बैंक निफ्टी की बात कर लें, आने वाले टाइम पे अब देखना होगा कि जो लिटमस पेपर टेस्ट जिसे हम कहते हैं, कि काफ़ी जो है जद्दोजहद से गुजरना होगा, और काफ़ी बड़े रेजिस्टेंस जो मुझे लग रहे हैं कि एटलीस्ट 19,225 पहला रेजिस्टेंस होगा, और 19,350 के आसपास स्पॉट लेवल निफ्टी पे ये बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल हैं। इस जिसके ऊपर अगर मार्केट टिकता है तो रिकवरी पॉसिबल है। अदरवाइज ये जो कि हमने 2 दिन पहले जो एक गिरावट देखी थी, वो पहले लेवल से ही निफ्टी टूटा था, और कमजोरी जो है वो क्रिप इन कर गई थी। चूंकि थोड़ा मार्केट आज जो है ऊपरी स्तरों पे दिख रहा है, क्योंकि यूएस फेड ने जो संकेत दिए हैं कि शायद इंटरेस्ट रेट एक पॉज की तरफ जा रहा हो, और ग्रोथ पे काफी ज्यादा उन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया है कि यूएस जो मार्केट है उसमें काफी अच्छी ग्रोथ है। तो इन चीजों को लेकर मार्केट थोड़ा सा जो है पॉजिटिव है। मुझे लग रहा है कि अभी भी आपको बैकफुट पे रहना चाहिए, और बहुत ही कीनली ऑब्जर्व करना चाहिए। जैसा कि आप बता रहे थे, जियो पॉलिटिकल सिनेरियो जो भी हमास और इसराइल के बीच है, उसमें वो कहीं ज्यादा इन्फेक्शियस ना हो जाए, मतलब आसपास के देश उसमें बुरी तरह इन्वॉल्व ना हो जाएं। उस चीज पर नजर रखनी होगी, क्योंकि अगर ये चीजें होती हैं तो एक तरह से हम कहेंगे कि एनर्जी क्राइसिस की तरफ फिर हम चलेंगे, और इन्फ्लेशन जो कि बहुत दिनों से बना हुआ है, जी। उस पे फिर से जो है एक दोहरा मार पड़ती नजर आ सकती है। तो ये चीजों पर आपको काफी ज्यादा सावधान रखना है, देखना है किस तरह से चीजें उभर रही हैं। और इन दिनों आप देखें एफआईआई भी काफी ज्यादा सेलिंग कर रहे हैं, क्योंकि यूएस में बढ़ते बॉन्ड यील्ड के चलते अगर आप देखें वहां जी। पर जो 10 सालों के बॉन्ड यील्ड हैं तकरीबन 5% के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, जो कि रिस्क फ्री रेट है।
और रिस्क फ्री रेट में अगर किसी भी इंस्टीट्यूशंस को 5% मिलता है तो एक बड़ी बात होती है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि यहाँ से काफी ज्यादा इक्विटी से इन्वेस्टमेंट बाहर गए हैं। तो कुछ जो चिंताएं हैं, और एक जक्सटपोज एक मार्केट में फिक्स इनकम ज्यादा मिल रहा है, तो ये तमाम चीजें हैं जो कि मनी फ्लो को बाहर करती हैं और मार्केट जिटर करती हैं। तो इस चीजों पर नजर रखिए आप। ठीक। सर, एक लाइन में अगर हम आसान भाषा में समझे, क्या ये बाजार सेल ऑन रैली का है कि इस तरह की जो भी रिकवरी आए वहाँ पे अगर आपकी पोजीशन फंसी है तो अभी आपको कैश पे रहना है, या अभी जो लोग निवेशक हैं उनको थोड़ा थोड़ा करके वो एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं? क्योंकि आम निवेशक इस समय यही जानना चाह रहा है कि करें तो करें क्या। देखिए, बहुत दिनों से हम लोग ये बात कर रहे हैं कि करें तो करें क्या, और हमने बार बार ये कहा था कि ये लेवल नहीं है खरीदने का। और मुझे लगता है कि अभी भी चूंकि थोड़े सस्ते हुए हैं दाम, लेकिन अभी भी शायद जो है वो चीजें अभी तक नहीं दिख रही हैं कि यहाँ से रिकवरी हो सकती है। तो जी। मैं कहूँगा कि ज्यादा से ज्यादा कैश बना के रखें पोलियो में, ताकि आने वाले टाइम पे कोई भी अगर फॉल होता है तो उस पर आपको लाभ मिल सके और आप निचले स्तरों पर चीजों को खरीद सकें। तो आपको लबोलबाब यही है पूरा कि आप सेल ऑन राइज मार्केट दिख रहा है, क्योंकि स्ट्रक्चरली काफी ब्रेकडाउन हुए हैं निफ्टी के चार्ट पर या बैंक बैंक निफ्टी के चार्ट पर। रिवर्सल के बहुत संकेत हैं और कंफर्मेशन भी आ चुका है। तो इस मद्देनजर अगर कहीं भी बाउंस मिलता है और एक अच्छे प्राइस मिलते हैं रियलाइजेशन में, तो जी। कैश पर रहने की सलाह होगी। तो कैश पर रहने की सलाह यहाँ पर संतोष जी दे रहे हैं। कोई भी मौका इस तरह का मिलता है, मान लीजिए एक और कोई छोटा बाउंस मिलता है, तो जैसे जैसे आपके भाव मिलते जाएं या आपको थोड़ा कंफर्टेबल प्रॉफिट मिलता जाए वहाँ पे आप निकलते जाइए। डिपेंड करता है कि आपने किस लेवल पे अपने शेयर ले रखे हैं। ये आप लोगों के लिए सलाह रहेगी। चलिए, कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही काफ़ी सारी टिप्पणियाँ, काफ़ी सारे सवाल आ चुके हैं। कोशिश करते हैं कि फटाफट उन सवालों के जवाब दिए जाएँ। सकीम अजमल साहब कह रहे हैं, विपुल जी और मनी 9 के सभी टीम का दिल से धन्यवाद करता हूं। आईपीओ का सेगमेंट का बहुत ज़बरदस्त रहा और मुझे ब्लू जेट में एक अच्छा रिटर्न मिला। अगेन बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि कार्यक्रम आपको पसंद आ रहे हैं और आपको लाभ हो रहा है इस तरह के वोलेटाइल मार्केट में भी। तो निश्चित रूप से बहुत प्रयास हम लोगों का यही रहता है कि आप लोगों के कम से कम पैसे जो है उनका नुकसान ना हो। चलिए, अब तीएस जी का सवाल ले लेते हैं। तीएस जी कह रहे हैं पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के शेयर इन्होंने ले रखे हैं सर, और शॉर्ट टर्म व्यू है इनका। इन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से बता दिया है कि लंबी अवधि का नहीं है। 734 के भाव पे इन्होंने पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के शेयर ले रखे हैं। अब जानना चाहते हैं कि अभी इन लेवल्स पे इनको क्या करना चाहिए। अभी अगर हम देखें तो जो भाव देखने को मिल रहा है वो 730 रुपये के आसपास चल रहा है, जबकि इनकी खरीद है 734 की। तो ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे हैं, कोई बहुत ज़्यादा इनको यहाँ पर नुकसान नहीं हो रहा है। और अगर पीएनबी हाउसिंग की बात करें तो आज चूँकि पूरे एनबीएफसीज में बैंकिंग क्षेत्र में तेज़ी देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर भी है 2-2.5% के आसपास की तेज़ी। अभी क्या करना चाहिए सर? पिछले 6 महीने में करीब 60% के आसपास का रिटर्न देखने को मिला है, लेकिन इन्होंने थोड़े ऊपर की खरीद है इनकी, बिल्कुल पीक के आसपास लिया है। देखिए, चूंकि इनका ट्रेडिंग का नजरिया है तो फंडामेंटल बात करना ज़्यादा मुनासिब नहीं होगा। मुझे लगता है कि 720 रुपए के आसपास का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बना के बने रह सकते हैं। और जहाँ तक फंडामेंटल की बात है, एक चीज़ मैं दोहराना चाहूँगा कि कंपनी के लास्ट जो क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं काफ़ी अच्छे आए हैं रिजल्ट, और उसके बाद कंपनी का वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। इंटरेस्ट रेट पॉज की तरफ है, और जिस तरह से हम आने वाले टाइम पे या फिर अभी तक हमने हाउसिंग में जो बूम देख रहे हैं, रियलिटी सेक्टर में जो बूम देख रहे हैं कि आज के 10 साल के ऊपरी स्तरों पर रजिस्ट्रेशन जो है हो रहे हैं, तो उसमें हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां काफ़ी रेलेवेंट हो जाती हैं, क्योंकि जो भी घर बिकता है या मकान बिक रहे हैं उसमें फाइनेंस कंपनियों का एक बड़ा रोल होता है। तो मुझे लग रहा है कि उस हिसाब से आप एक सही सेक्टर में हैं, लेकिन चूंकि आपका नज़रिया बहुत शॉर्ट टर्म का है तो 720 रुपए के करीब का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बना के बने रह सकते हैं। ठीक। चलिए, इस बीच जो है सरवन चौधरी जी की टिप्पणी आई है। कह रहे हैं जय श्री राम विपुल जी, संतोष सर और मनी 9 की बैक एंड टीम। तो पूरी टीम को भी जय श्री राम। और साथ ही साथ राजेश नरूला जी की एक टिप्पणी आई है संतोष जी, खासतौर से आपके लिए। कह रहे हैं संतोष जी इज़ वेयरिंग ए वेरी नाइस सूट। तो आपके सूट की बड़ी उनको, वो आपका सूट उन्हें बड़ा पसंद आ रहा है, तो वो उसकी प्रशंसा कर रहे हैं यहाँ पर। इस बीच विकास जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपना प्रश्न पूछने के लिए। विकास जी नमस्कार। विकास जी नमस्कार। विकास सुन पा रहे हैं आप मुझे? लगता है संपर्क शायद उनसे टूट गया है। स्क्रीन पर सवाल ले आइए उनका। कोई बात नहीं, आजकल वैसे भी हर जगह नेटवर्क की समस्याएं थोड़ी सी बनी रहती हैं। तो सवाल स्क्रीन पर दिखा दीजिएगा ताकि उनके प्रश्न को हम अपने एक्सपर्ट से डिस्कस कर लें।
मुझे लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत है, आने में दिक्कत हो रही है। अगला सवाल लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस बीच मोहम्मद यूसुफ साहब कह रहे हैं कि ब्लू जेट हेल्थ केयर के आईपीओ का एक अलॉटमेंट हुआ है सर, लॉन्ग टर्म के लिए किया हुआ है, 6 से 8 महीने के लिए, प्लीज़ एडवाइस करें सर। कल जो है हमारा जो खास सेगमेंट है वाह के आईपीओ है, उसमें हमने बहुत डिटेल में चर्चा की थी, कल की लिस्टिंग थी, तो आप अगर वहाँ जाकर के देखेंगे तो आपको और डिटेल व्यू मिल जाएगा यहाँ पर। संतोष जी से हम वाह के आईपीओ में भी डिस्कस कर लेंगे एक बार इसको, लेकिन 1:45 पे हम उस पर बातचीत करेंगे। मोहित यादव जी कह रहे हैं कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के मर्जर के बाद, अच्छा, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और फिनकेयर स्मॉल बैंक के मर्जर के बाद एयू के शेयर प्राइस बढ़ सकता है क्या? सर, इस क्षेत्र के अंदर बहुत सारे मर्जर्स देख रहे हैं हम। आईडीएफसी का मर्जर हो रहा है आईडीएफसी बैंक के साथ, अब एयू स्मॉल फाइनेंस को लेकर के इनका सवाल है खैर कि क्या यहाँ पर मर्जर को देखते हुए खरीदारी की जा सकती है? देखिए, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की जहाँ तक बात है तो थोड़ा सा कह लें कि इनका जो वैल्यूएशन है मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा है, और मार्केट को जब वैल्यूएशन ज़्यादा होते हैं और उस समय आप कोई मर्जर एक्विजिशन करते हैं तो थोड़ी दिक्कत लगती है, क्योंकि ऑलरेडी वैल्यूएशन हाई है, फिर आप एक नई एसेट को जोड़ोगे, किस तरह से सिनर्जी डेवलप होगी, ये तमाम चीज़ें हैं जिसपे कि मार्केट को काफ़ी शंकाएं रहती हैं। और उनको जो वैल्यूएशन इनके बुक वैल्यू से जो तकरीबन जो है 4 टाइम्स के ऊपर का है, लेकिन ग्रोथ अगर एज सच देखेंगे तो क्वार्टर एंड क्वार्टर बहुत ज्यादा नहीं रही है, लेकिन ईयर ऑन ईयर थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिली है। तो ग्रोथ कहीं ना कहीं टेपर होते हुए दिख रही है स्टॉक में, और यही कारण है कि हमने देखा है कि इसमें गिरावट ऊपरी स्तरों से हावी है स्टॉक में। मुझे लगता है कि अगर आप सोच रहे हैं लेने की तो थोड़ा अवॉइड करें, थोड़ा और वेट करें। जी जैसा कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद मार्केट में करेक्शन हो थोड़ा, और उसमें अच्छी चीजों को चुने। ये भी अच्छी कंपनी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी थी एनबीएफसी स्पेस में, लेकिन अब थोड़े से ग्रोथ टिपर हुए हैं, वैल्यूएशन थोड़े ज्यादा हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार जरूर करें ताकि आपको वैल्यूएशन, एक अच्छे वैल्यूएशन पे स्टॉक मिल सके। ठीक। इस बीच सरवन चौधरी जी कह रहे हैं कि वॉइस डिस्टर्ब हो रही है, तो एक बार हम चाहेंगे हमारी पीसीआर की टीम इसको एक बार चेक कर लेगी वाकई में, और या फिर अगर अगर आप अब वॉइस सही हो गई हो तो हम चाहेंगे हमारे दर्शक हमें बता दें कि क्या समस्या हो रही है, क्या सभी को ऐसा लग रहा है या फिर सरवन जी को ही ऐसा लग रहा है। तो उनकी ये टिप्पणी आई है कि वॉइस को लेकर के। चलिए, इस बीच रामधन जी हमारे साथ जुड़े हैं अपना प्रश्न पूछने के लिए। रामधन जी नमस्कार। जी सर, गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून रामधन जी, कहाँ से बोल रहे हैं, कैसे हैं? मैं सर हिसार हरियाणा से बोल रहा हूँ सर। रामदेव चलिए, बहुत अच्छी बात है। क्या करते हैं सर आप? सर अभी है ना, मैं जैसे डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया हुआ सर मैंने वक्रांगी लिमिटेड की। अच्छा अच्छा। और अभी है ना सर 7 से जैसे है ना सर, मैं वैसे तो स्टॉक लिया है सर, मैंने डायरेक्ट शेयर लिया है सर, लेकिन अब की बार मैंने आईपीओ में जैसे है ना, मैं किस्मत बोलते हैं इसको, वो आजमाया सर मैंने। अच्छा अच्छा, तो अभी आपने ऑनडोर कॉन्सेप्ट के आईपीओ में पैसे लगाए हैं, है ना? जी 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 सर, जी सर। अच्छा, नजरिया क्या है आपका? सर अभी तो मैंने आउटडोर कॉन्सेप्ट में लगाया था, जिसमें है ना मेरा नहीं, 90 पॉइंट नजरिया लॉन्ग टर्म के लिए सोच करके लगाया था, लिस्टिंग गेन लेकर के निकलना है, क्या करना है? लिस्टिंग गेन का सोचा था, लेकिन लिस्टिंग गेन में तो सर अभी नेगेटिव पॉइंट है सर। चलिए, हालांकि हम चूंकि हमारा जो खास सेगमेंट है हम उसमें ही चर्चा करते हैं वाकई आईपीओ, लेकिन अब हमारी टीम ने आपका सवाल ले लिया तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। सर, क्या सलाह रहेगी आपकी कि ऑनडोर को लेकर के, अब इन्होंने पैसे लगाए हैं, क्या नज़रिया रहना चाहिए इनका लिस्टिंग गेन को लेकर के? देखिए, बहुत ही नेसेंट स्टेज पे है कंपनी, अगर देखें इनके नंबर्स को देखें, क्योंकि इसी जो है साल 2023 में कंपनी चूंकि आईपीओ लेकर आई है और उसमें नंबर्स इसके पॉजिटिव दिख रहे हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि थोड़ा और वेट करना चाहिए ब्रॉडली, क्योंकि जितनी भी इस तरह की कंपनियां हैं जो कि ऑन डोर कॉन्सेप्ट, मतलब ग्रोसरी आपके दरवाजे तक पहुंचाती हैं, चाहे ब्लिंकिट की बात कर लो, चाहे इसकी बात कर लो, तो इन कंपनियों में क्योंकि सबसे बड़ी चीज देखी जाती है, कैश बर्न करते हैं, जो कि ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग बिजनेस है। जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं हमारे और आपके मोहल्ले में, उनको ये बीट करने के लिए काफी कैश बर्न करते हैं, और यही कारण रहा है कि लास्ट के दो सालों में 21 और 22 में कंपनी ने लॉस किए हैं। इस साल कंपनी का मुनाफा ज्यादा है, तो जो है नंबर्स गोइंग टू दी आईपीओ थोड़े ज्यादा हैं। मुझे लगता है कि इसको और थोड़ा देखना चाहिए कि नंबर किस तरह से आते हैं।
बहुत ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि ऐसी कंपनियां या इस तरह के क्षेत्र में लोग कैश बर्न बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक। और वैल्यूएशन एक चीज़ होती है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा वेट करना ज़्यादा ज़रूरी होगा ऐसे वेट करना ज़्यादा स्टॉक। जरूरी होगा। चलिए दिनेश सराफ जी का प्रश्न ले लेते हैं और इनका प्रश्न है जीएमडीसी के ऊपर। 500 जीएमडीसी के शेयर इन्होंने ले रखे हैं 200 रुपये के भाव पर, और इन्होंने कहा कि 18 महीने पहले इन्होंने खरीदे हैं और 5 साल तक होल्ड कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं, उनका कहना ये है कि जो आज के नतीजे आए हैं, क्या मुझे अपने इन्वेस्टमेंट की समीक्षा करनी चाहिए? अब नतीजे आज आए हैं, नतीजे उम्मीद से काफ़ी ख़राब रहे, तो उसके चलते आज हम देख रहे हैं कि बहुत बुरी तरीके से शेयर टूटा है। 7-8% के आसपास की गिरावट है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये अभी भी प्रॉफिट में है। 200 रुपये पे शायद इन्होंने लिए हैं और 300 के ऊपर अभी भी टिका हुआ है सर। 5 साल का नज़रिया है, नतीजे अच्छे नहीं रहे हैं तो क्या करें अब? कह रहे हैं क्या मुझे अपने इस निवेश की समीक्षा करनी चाहिए? क्या सलाह रहेगी सर आपकी? डेफिनेटली करनी चाहिए। मुझे लगता है कि कभी भी नंबर्स जब इतने डिस्टर्बिंग हों और काफ़ी जो है ख़राब नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं इन टर्म ऑफ सेल्स इतना क्यों ख़राब रहा, मुझे लगता है मैनेजमेंट कमेंट्री देखनी चाहिए कि आखिर क्या रीज़न रहे हैं कि इतने ख़राब नंबर्स। जो कि लास्ट ईयर 539 करोड़ का सेल था, इस बार घटकर 383 करोड़ के सेल हुए हैं। तो इसके पीछे कंपनी का मैनेजमेंट किस तरह से जो है इसको डिफाई करता है, उसको देखना जरूरी होगा, उसके बाद एक निर्णय ले। लेकिन मुझे लगता है कि विपुल जी, मार्केट को इन चीजों की जानकारी शायद पहले से थी, क्योंकि अगर देखें काफी ऊपरी स्तरों से अब स्टॉक नीचे आ चुका है और काफी पिटा है। तो हमेशा समीक्षा जो है प्राइस पर भी आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्राइस ही आपको गेन और लॉस में कन्वर्ट करता है। और जब कभी भी निवेश करें, अगर बिफोर द इवेंट कभी भी प्राइस गिरने लगता है, इसका मतलब इनसाइडर को काफी न्यूज होती है इन चीजों की, तो वहां जरूर थोड़ी प्रॉफिट बुक करनी चाहिए थी। अब नहीं हो पाया। मुझे लगता है कि मैनेजमेंट कमेंट्री की वेट करें, और इसमें मुझे लगता है 320 रुपए काफी इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। उसके नीचे जाकर अगर बंद होता है तो थोड़ी दिक्कत और बढ़ेगी। मुझे लगता है होल्ड करें, मैनेजमेंट कमेंट्री आने दें। 1-2 दिन के अंदर शायद वो शेड्यूल कर लेंगे इस चीज को, और उसके बाद देखिए उसमें निर्णय लीजिए कि ठीक। आखिर वो इस चीज का क्या कारण देते हैं। जी ठीक है। चलिए इस बीच मोटो जोशी जी कह रहे हैं, दोनों सिंह साहब को कोटि कोटि प्रणाम। जोशी जी आपको भी बहुत कोटि कोटि प्रणाम। और इस समय साहिर खान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपना प्रश्न पूछने के लिए। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। खान साहब सुन पा रहे हैं? नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं खान साहब आप? सर अच्छे हैं बस। क्या हुआ, तबीयत नासाज है थोड़ी सी आपकी? हाँ जी सर, अभी मौसम थोड़ी चेंजिंग हो रखी है। जी जी जी। कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? सर मैं न्यू दिल्ली से बोल रहा हूँ। अच्छा, दिल्ली में वैसे भी जितना पोल्यूशन इस समय देखने को मिल रहा है, तो आधे लोग तो खांस खांस के वैसे ही परेशान हुए जा रहे हैं। ये तो समस्या है, वो उसका खामियाजा हम लोगों को भी भुगतना पड़ता है डेली। बताइए सर, कैसे याद किया, क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? सर एक्चुअली मैं लास्ट ईयर मैंने जब अडानी विल्मर के आईपीओ आए थे, तो स्टार्टिंग में तो सब सही था, लेकिन जब क्रैश हुआ उससे पहले मुझे पता नहीं था। अच्छा तो लमसम 172 शेयर मैंने 721 के आसपास लिया था। 721? तो हाँ जी। ओहो, चलिए फिर तो आप स्टार्टिंग से एंड तक तो सही था, लेकिन अब वहाँ का पता नहीं था ना कि एकदम से ऐसा हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। लेकिन जब शुरू हुआ तो उसके अब बाद फंस से गया हूँ। हाँ ये अब तो आप काफ़ी लंबा फंस गए हैं, क्योंकि इस शेयर में अगर रिकवरी आती भी है तो आपके भाव तक पहुंचने में तो मतलब इसको डबल से ज़्यादा बढ़ना पड़ेगा। तो उसकी संभावनाएं अभी कितनी है और कितना लंबा वक्त देना पड़ेगा? कितने लंबा वक्त दे सकते हैं आप? हाँ सर, ये तो मैं अभी तो फिलहाल नया हूँ इसमें। अच्छा, मुझे आइडिया नहीं है। चलिए पूछते हैं कि यहाँ पर बने रहने में भी फ़ायदा है या नहीं, क्योंकि एक बार ठीक है कुछ बुरे अनुभव होते हैं और उन्हीं बुरे अनुभव से इंसान सीख करके आगे के लिए जो है नई सीख मिलती है। पहले तो ये पूछते हैं कि यहाँ पे रुकना भी ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, या किन लेवल्स पे एग्जिट लेना चाहिए। 721 पे सर इनके पास पड़े हुए हैं और उस समय उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और मुझे लगता है काफ़ी लंबे समय तक ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये तो हर जगह की सुर्खियाँ बनी हुई थी। अदानी ग्रुप की जो खबर थी तमाम अखबारों से लेकर टीवी तक, हम लोगों ने भी बहुत डिटेल कवरेज की जब पूरी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी। अब क्या करना चाहिए सर, जो लोगों को एग्जिट का मौका नहीं मिला? 721 पे लिया हुआ है, 316 का भाव है। देखिए, चूंकि जिस सेगमेंट में है कंपनी वो एफएमसीजी सेगमेंट, और वो भी बेसिकली आप देखें फूड ग्रेन्स एंड ऑयल में ज़्यादा है ये कंपनी।
जो भी हमने जो फॉर्चून ऑयल या ये सारी चीज़ें देखते हैं वो इसी कंपनी द्वारा बनाई गई हैं। दो तीन खराब न्यूज़ थी इस कंपनी में जिसके कारण कि स्टॉक में रिकवरी नहीं हो पाई। पोस्ट जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी उसके बाद ऐसा लग रहा था कि ये कंपनी अच्छी करेगी, लेकिन कुछ दिनों पहले ये रिपोर्ट आई कि शायद अडानी विल्मर से अडानी निकलने की कोशिश कर रहे हैं, इससे शायद इस बिजनेस से बाहर जाएंगे। ये खराब न्यूज़ था और लगातार 2 क्वार्टर रहे हैं ऐसे कि जहां पर इनकी मार्जिन जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो कि 3 से 4% हुआ करती थी वो 1% पर आ गई है। और कंपनी इसके कारण अगर आप देखें तो नेट प्रॉफिट पे लॉस कंपनी पोस्ट कर रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी भी है 130 करोड़ 144 करोड़ लास्ट के 2 क्वार्टर में, लेकिन चूंकि इस पे इंटरेस्ट बर्डन काफी ज्यादा है, क्वार्टर में तकरीबन 200 करोड़ के आसपास का है, जिसके कारण कि इनके नेट प्रॉफिट पे लॉस आ रहा है। मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली रिव्यू करना चाहिए, सीरियसली रिव्यू करें, क्योंकि अगर इनके प्रमोटर ही निकलेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो मुझे लगता है कि किसी भी राइज में अपॉर्चुनिस्ट बनकर कम से कम घाटे में निकल जाना चाहिए। जी चलिए, तो इस बीच जो शिकायत एक आई थी कि आवाज़ को लेकर के उस पर कई सारी टिप्पणियाँ आ गई हैं। हमारे दर्शकों ने बताया कि नहीं, अब आवाज़ परफेक्ट है। सुजल राणे जी कह रहे हैं वॉइस इज़ परफेक्ट सर। राजकुमार शर्मा जी कह रहे हैं कि नाउ इट्स गुड। तो चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को स्पष्ट रूप से आवाज़ सुनाई दे रही है। योगी जी कह रहे हैं, अरुण जी, संतोष जी और मनी 9 की पूरी टीम को मेरी राम राम। राम राम आपको भी सर, और बताइए कैसे हैं आप। और इस बीच गौतम जी का सवाल ले लेते हैं। गौतम जी ने सवाल भेजा है पॉलीप्लेक्स के ऊपर। 1700 में इन्होंने लिए हुए हैं, 40 के भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं और कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म का इनका नज़रिया है, अभी होल्ड करें या सेल करें। तो पॉलीप्लेक्स के शेयर लिए हुए हैं सर, लंबी अवधि का नज़रिया है इनका। अभी क्या करना चाहिए इन लेवल्स के ऊपर? अभी अगर देखें जो भाव देखने को मिल रहा है वो 1016 का देखने को मिल रहा है, और इन्होंने किस भाव पे लिए? एक 1700 के भाव पर, नहीं 1700 के भाव में 40 शेयर हैं। अच्छा माफ़ कीजिएगा। तो अभी क्या करना चाहिए सर? नुकसान में है काफ़ी। ये काफी नुकसान है और काफी देर कर चुके हैं ये इस चीज को क्वेश्चन करने में। जैसे कि मतलब कहते हैं कि तबीयत काफी खराब हो चुकी है, उसके बाद आप डॉक्टर को रिपोर्ट कर रहे हो। मुझे लग रहा है कि कंपनी अच्छी है, लेकिन ये कुछ दिनों में कंपनी का कह लें कि लास्ट ईयर कंपनी के लिए उतने मार्जिन के लिहाज से अच्छे नहीं रहे हैं। मार्जिन काफी श्रिंक हुई है, इवन टॉप लाइन बढ़ा है, लेकिन चूंकि मार्जिन खराब हुई है तो इनके बॉटम लाइन पर काफी हिट हुआ है और टीटीएम बेसिस पे तो काफी ज्यादा हिट देखने को मिला है। जून क्वार्टर इनके लिए नेगेटिव था। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे ये कंपनी अच्छा करेगी, क्योंकि पैकेजिंग एज ए होल इस पे आउटलुक अच्छा है, प्राइस अच्छे हैं। मुझे लगता है कि इन्होंने काफी ऊपरी स्तर पे लिया है। थोड़ा वेट कर लें और मार्केट जब कभी भी लगे कि यहाँ से घूम रहा है, जैसा कि लग रहा है अभी करेक्शन होगा, करेक्शन के बाद अब मुझे लगता है कि एवरेज कर लीजिए, जितना शेयर आपने ऊपर में लिया है उतना ही शेयर आप और एक्यूमुलेट कर लें। अच्छी कंपनी है, पैकेजिंग इंडस्ट्री में इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है। चलिए, इस बीच मोहम्मद यूसुफ जी कह रहे हैं कि अदानी विल्मर के लिए कैसा रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। तो बस थोड़ा सा पीछे जाइएगा कार्यक्रम में सर, अभी थोड़ी देर पहले ही अदानी विल्मर जो है हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो आपको डिटेल में आंसर मिल जाएगा। प्रियांशु चौहान कह रहे हैं क्या एचडीएफसी को बाई कर सकते हैं करंट लेवल पर 1467 के आसपास, और क्या ये 13,450 का लेवल टेस्ट करेगा? तो ये मतलब मुझे लगता है इन्होंने एक टारगेट अपने लिए बनाया हुआ है। 1400 अभी खरीदना चाह रहे हैं 1467 पे, और कह रहे हैं क्या 13,450 का लेवल ये देखने को मिल सकता है। मुझे नहीं पता आपका नज़रिया कितना लंबा है प्रियांशु, लेकिन टारगेट तो आपने काफ़ी लंबा चौड़ा रख लिया है। पूछते हैं संतोष जी, उम्मीद करते हैं कि इनका नज़रिया काफ़ी लंबी अवधि का होगा, तब इस तरह के इन्होंने लक्ष्य अपने बारे में सोचे हैं। आपकी राय क्या होगी एचडीएफसी को लेकर के? देखिए 10 गुना या 13, मतलब आप ऑलमोस्ट समझ रहे हैं कि 10 गुना या 9 गुना के आसपास जो है आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टॉक प्राइस हो जाए, तो इसका मतलब है कि आपको समय भी उस लिहाज से उतनी लंबी अवधि का देना पड़ेगा। क्योंकि करंट मार्केट प्राइस पे अगर स्टॉक को देखें तो 3 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू है, जिसे हम कि हमेशा बुक बैंकों को बुक वैल्यू से देखते हैं, तो 3 गुना ऑलरेडी हम प्राइस दे रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटी साइज थोड़ी कम है रिलेटिवली। तो मुझे लगता है कि पीरियड विल बी मोर देन 10 ईयर्स होना चाहिए। और अगर बीच में बैंक ने काफी अच्छा किया तो बात अलग है, लेकिन मोर देन 10 ईयर्स होगा, क्योंकि जिस तरह से वैल्यूएशन है इसके, ग्रोथ उतनी ज्यादा अब नहीं रही है जो कि पहले हुआ करती थी। वैल्यूएशन थोड़े ज्यादा हैं। जितनी भी छोटी कंपनियां हैं, ये अपॉर्चुनिटी साइज छोटी कंपनियों पे ज्यादा हम देख सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी एक बड़ी साइज
पर आ चुका है और यहाँ से हम इसको 10 गुना एक्सपेक्ट करना थोड़ा लाजमी नहीं लगता है, एटलीस्ट इन शॉर्ट टर्म। तो बहुत लंबी अवधि रखना पड़ेगा। दूसरी जितनी भी छोटी कंपनियां हैं जहां पर अपॉर्चुनिटी साइज ज्यादा हो सकती है, वहां पर आपको इन सारी चीजों को देखना चाहिए। ठीक। इस बीच अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं विकास सिंह जी। विकास जी नमस्कार। सर नमस्ते सर। कैसे हैं विकास जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर ठीक है, मैं गाजियाबाद से बात कर रहा हूँ। हाँ जी विकास जी बताइए। हाँ सर, मैं जानना चाह रहा था, मैं आदित्य विजन के बारे में जानना चाह रहा था। मैंने 100 शेयर लिए थे 2105 रुपए में। एक बार तो कंपनी का, जी जी कंपनी का नाम फिर से बताइए जरा। आदित्य विजन। अच्छा आदित्य, चलिए ठीक है। किस भाव पे लिए हैं सर आपने? 2105 रुपए पे लिया था। अभी अच्छा। 2627 के रेट है। मुझे ये जानना था कि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए या क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। चलिए, कब लिए थे आपने वैसे ये सर? सर मैंने लिए थे 2 महीने पहले लिए थे। चलिए खैर, ये अपनी खुद की रिसर्च थी आपकी या किसी ने सजेस्ट किया था आपको? नहीं, मैंने किसी ने सजेस्ट किया था कि मतलब मैं उसको बिजनेस चैनल देखता हूँ ना, तो उन्होंने बोला था कि इसका रेट बढ़ने वाला है। तो चलिए, आदित्य विजन आपने 2100 पे लिया, 2767 का भाव चल रहा है। अभी 9-10% की रैली एक महीने में देखने को मिली है। पिछले 6 महीने में सर ये शेयर डबल हो चुका है। अभी क्या करना चाहिए सर? कभी ये जानना चाह रहे हैं कि क्या मुझे अपना मुनाफा बुक करना चाहिए? यहाँ पर खबर ये थी कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो अपना हिस्सेदारी जो है वो घटा रहे हैं और उसके बाद से ये तेज़ी जो है यहाँ पर देखने को मिली है। आपकी सलाह क्या रहेगी सर, अभी क्या करना चाहिए? देखिए, ये स्टॉक में मुझे लगता है कि चूंकि बिहार में है ये स्टॉक, इनका जो रीजन है कंपनी का, और इलेक्ट्रॉनिक्स कंज्यूमर की चीज़ों में डील करते हैं, लेकिन नंबर्स काफ़ी अच्छे रहे हैं इन दिनों। और वैल्यूएशन भी चूंकि इतने तेज़ी से नंबर बढ़ रहे हैं, तो वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा एग्जूबरेंट हाई नहीं है। मुझे लगता है कि होल्ड करने की सलाह होगी इनको। और एक प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस ज़रूर बना के रख सकते हैं इस स्टॉक में। चूंकि भी 2700 का भाव है, मुझे लगता है कि 2500 के नीचे का एक प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस बना के बने रहें। कंपनी की विस्तार की योजनाएं भी देखने को मिल रही हैं कि है, और हाल फिलहाल में इन्होंने लास्ट के 2 सालों में काफी अच्छा विस्तार भी किया है, जिसके कारण कि मुझे लग रहा है कि अभी भी रेवेन्यू आना बाकी है अभी उसके, और उसके परकुलेशन ऑफ प्रॉफिट वो भी बाकी है। तो उस लिहाज से ऐसा लग रहा है कि स्टॉक में तेजी हो सकती है, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर बना के रखें इसमें। ठीक। चलिए, इस बीच मोटो जी का एक प्रश्न आया है। कह रहे हैं कि सर आप दोनों को प्रणाम, त्रिवेणी इंजीनियरिंग का रिजल्ट्स डाउन है, 250 शेयर इनके पास हैं 368 के भाव पर, क्या इस समय करना चाहिए? अभी क्या करना चाहिए सर, ये जानना चाह रहे हैं। अभी अगर भाव देखें तो 358 359 के आसपास चल रहा है। 10 रुपये के आसपास का नुकसान है। नुकसान अभी बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, नतीजे ज़रूर थोड़े से उम्मीद से ख़राब रहे थे, लेकिन 98% कंपनी का मुनाफा घट गया था। और अभी क्या करना चाहिए सर इन लेवल्स के आसपास? क्योंकि 10 रुपये का इनको नुकसान हो रहा है, इसलिए शायद ज़्यादा परेशान है। पिछले 6 महीने में करीब 28-29-30% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के अंदर चीनी की कीमतें बढ़ी हैं, क्या अभी होल्ड करके रख सकते हैं? देखिए, आप डेफिनेटली बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी की कीमतें काफ़ी बढ़ी हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है हमारे घरेलू चीनी कंपनियों के लिए कि सरकार जो है वो कोटा निर्धारित करती है, क्योंकि वो डोमेस्टिक डिमांड एंड सप्लाई सिनेरियो देखते हैं। और इस साल थोड़ा रेन टेपर्ड होने के कारण मुझे लगता है कि ये चीज़ों पर रिस्ट्रिक्शन थोड़ा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इससे घरेलू जो है चीनी के दाम में बढ़ने की आशंका रहती है, और गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करती है कमोडिटी प्राइसेस में। ऐसा देखा गया है कि चीनी एक ऐसी कमोडिटी है जिसमें कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेस भी आते हैं, मतलब स्टेट भी कंट्रोल करता है इनको, और सेंट्रल गवर्नमेंट एज ए इन्वेंट्री कैसे रख सकते हैं उस चीज को भी सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो काफी कंप्रेस है। लेकिन इन दिनों जो सरकार का एंडेवर है कि इनको ऑल्टरनेटिव तरीके से रिवॉर्ड दिया जाए, वो कि इथेनॉल ब्लेंडिंग से काफी ज्यादा रिवॉर्ड मिला है इन कंपनियों को। मुझे लग रहा है कि ये कंपनी अच्छी है, वैल्यूएशन भी जो है बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, तो मुझे लगता है होल्ड करें। कभी कभी होता है कंपनियों के परफॉर्मेंस में कि वन ऑफ द क्वार्टर्स अच्छे नहीं होते हैं, मुझे लगता है वेट करना चाहिए, अच्छी दाम और मिल सकते हैं आने वाले टाइम पे। अच्छे दाम और मिल सकते हैं आपको आने वाले टाइम में। चलिए, इस बीच जो है सेठ मिश्रा जी कह रहे हैं कि सर आप मेरा प्रश्न सोमवार को ही लेने वाले थे, अब तक लिया नहीं, आपका प्रश्न ले लेते हैं सर।
ये आदित्य बिरला फैशन के शेयर इन्होंने ये लेना चाह रहे हैं, अभी तक लिए नहीं हैं, और कह रहे हैं किस प्राइस पर ख़रीदना चाहिए। अभी की अगर हम मौजूदा भाव देखें आदित्य बिरला का, तो वो करीब 214-215 के आसपास देखने को मिल रहा है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो आधे % के आसपास का नेगेटिव रिटर्न ही यहाँ पर देखने को मिला है। 6 महीने में करीब 4% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। पिछले एक साल में 38% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। अब मुझे नहीं पता कि आखिर में आदित्य बिरला फैशन क्यों लेना चाह रहे हैं, लेकिन सर पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि बहुत सारी जो टेक्सटाइल से जुड़ी कंपनियां हैं वहां पर थोड़ा सा एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। तो क्या इन लेवल्स पर एंट्री की जा सकती है, क्योंकि इस तमाम बाजार के चलने के बावजूद इस शेयर में लगातार सुस्ती देखने को मिली? आपकी राय क्या होगी? देखिए, मुझे लगता है कि ये काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस पे है अगर आप पूरी चीज़ को देख लेंगे, क्योंकि इसमें आप दो चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, वो कि लगातार 2 क्वार्टर गए हैं स्टॉक के लिए जिसमें कि कंपनी ने नुकसान उठाया है नेट प्रॉफिट लेवल पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी भी कंपनी को है। दूसरा, इनका TCNS क्लोथिंग बोल के एक कंपनी है जिसके साथ मर्जर जो है अंडरवे है, और वो मर्जर के कारण इसमें हमने देखा कि 300 रुपए से स्टॉक में, क्योंकि जब कभी भी मर्जर होता है तो वो लॉन्ग टर्म एक्रीटिव होता है लेकिन कभी कभी शॉर्ट टर्म में डाइल्यूटिव होता है, तो वही चीज देखने को मिल रहा है स्टॉक में। और लगातार 2 क्वार्टर से लॉस है। ये दो चीजों के कारण स्टॉक जो है पूरी तेजी में परफॉर्म नहीं कर पाया है। मुझे लगता है कि मौजूदा स्तर पे इससे लेना चालू कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा लें। जैसा कि मार्केट में भी थोड़ा नेगेटिव है लेकिन थोड़ा ही लें, 10% से ज़्यादा न लें इन मौजूदा स्तरों पर, और अगर सब्सटेंशियल करेक्शन होता है तब उसमें और ऐड करें। चलिए, अपने दर्शकों को एक बार फिर से, तो कि अब हमारे साथ तमाम लोग जुड़े हुए हैं तो उनको बता दें एक बार फिर से कि आप यूट्यूब और फेसबुक के अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी आप लगातार फॉलो कीजिए। अगर आप कर रहे हैं पहले से तो अच्छी बात है। तो आपको बता दें कि अब मनी 9 का एक खास कार्यक्रम हेलो मनी 9 इंस्टाग्राम पे भी लाइव जा रहा है, तो लाइव वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, और वहाँ पर भी आप अपनी प्रतिक्रियाएं, अपनी टिप्पणियां हमें देते रहिए और अपना प्रेम ऐसे ही बनाए रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और मोहित यादव जी का प्रश्न ले लेते हैं। मोहित जी, कल परसों में भी शायद मोहित जी ने ही पूछा था या किसी और ने पूछा था कि क्या जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एक मल्टी बैगर बन सकता है, और कल ही शायद प्रश्न था, क्योंकि कल हमारे साथ अरुण केजरीवाल जी मौजूद थे तो उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दिया था। तो सेम प्रश्न जो है वो आपसे भी आगे करना चाहेंगे। सर, जियो फाइनेंशियल को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको तो मुफ्त में मिला है, जिनके पास रिलायंस के शेयर पहले से थे, लेकिन बहुत लोगों ने उसके बारे में जान करके, और चूंकि रिलायंस ग्रुप की कंपनी है, सोच करके पैसे निवेश किए हुए हैं। अब सबका सवाल ये है कि क्या ये भी एक मल्टी बैगर बन सकता है? आपकी राय, आपकी सोच क्या है सर? देखिए, मैं एक सिंपल सी एनालॉजी देना चाहूंगा कि जैसे एक जो है बीज में पूरे वटवृक्ष बनने की संभावना होती है, लेकिन क्या हर बीज वटवृक्ष बन सकता है? नहीं, शायद नहीं। तो इसके लिए आपको डेवलपमेंट देखने होंगे। इसमें संभावनाएं तो पूरी है क्योंकि इनके पास पेडिग्री काफी अच्छी है, प्रमोटर्स अच्छे हैं, रेटिंग काफी अच्छी है, लेकिन अभी बेबी स्टेप्स है। अभी जस्ट कह लें कि जो है पैदा हुआ है और बेबी स्टेप्स लेना चालू किया है। अभी तक कुछ नंबर्स नहीं है। मुझे लग रहा है कि देखना पड़ेगा आपको कि किस तरह से, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि स्पेस पूरा खाली है या वैकेंट है। बजाज फाइनेंस जैसी बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं जो कि इनको टक्कर दे सकती हैं, और एक बेलवेदर कंपनी, एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल ऑलरेडी वो क्रिएट कर चुके हैं। उस बीच में ये कंपनी कैसी करेगी ये आने वाले समय ही बता पाएगा, लेकिन नजर जरूर रखें। मुझे लगता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू के लिहाज से मैं कई बार आपके चैनल पे कह चुका हूँ कि 200 रुपए काफी बड़ा अच्छा लेवल है इंट्रिंसिक वैल्यू के लिहाज से। आप वहां पर लेकर जरूर एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और एक समय, एक संभावना को जो बड़ा होते हुए देख सकते हैं कि क्या कंपनी वास्तव में कर रही। जब तक नंबर्स नहीं आएंगे, मल्टीबैगर होना या इनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी को पूरी तरह से समझ लें, तब तक जो है ये कहना काफी मुश्किल है कि ये मल्टीबैगर होगा। जी, चलिए योगी जी का प्रश्न ले लेते हैं। और ये एक और, जियो फाइनेंशियल के अलावा एक और ऐसी कंपनी सर जिस पर काफ़ी ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, वो है सुजलॉन। सुजलॉन पे योगी जी का प्रश्न है कि 3500 शेयर इन्होंने ले रखे हैं और 14 रुपये के भाव पर ले रखे हैं। अब सर, आपको तो पैसे भी परेशान नहीं होना चाहिए, आप तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासे मुनाफे पे हैं। बहुत लोग तो 32-34 पे भी अब ले रहे हैं शेयर को, और वहाँ पे लोग फंसे हुए हैं। सर, अब 14 रुपये पे लिया है और एक तरीके से पैसे तो इनके डबल से भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अभी क्या करना चाहिए सर इन लेवल्स पे, क्योंकि प्राइस काफ़ी ऊपर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे टेक्निकल जब व्यू निकल के आते हैं तो वो और ऊपर के टारगेट 35, फिर 35 क्रॉस करता है तो 38, इस तरह के टारगेट लोग दे रहे हैं। 6 महीने में करीब
300% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। क्या करना चाहिए जिन लोगों के पास 14-15 रुपए के पड़े हुए हैं? देखिए, अगर आपके पास पड़े हुए हैं तो आप होल्ड कर लो, एक प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस लगा लो कि अगर ये 27-28 के नीचे जाता है तो आप एक बार निकल जाओ, क्योंकि एक अच्छा रन अप ऑलरेडी, एक अच्छे गेन पर आप बैठे हुए हो। और 2-3 फंडामेंटल चीजें जो चेंज हुई हैं कंपनी में, उसमें ये है कि इन्होंने अपने डेट बर्डन को काफी पहले से कम किया, आने वाले दिनों में भी कम करने की बात कह रहे हैं। सरकार ने जिस तरह से कि रिन्यूएबल एनर्जी में पवन चक्की, जिसे हम विंड व्हील कहते हैं, उसको भी जो है सब्सटैंशियल पोर्शन जोड़ने की बात करें, क्योंकि डिपेंडेंसी और रिन्यूएबल एनर्जी में भी डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, क्योंकि सोलर ही ना हो सब, उसमें पवन चक्की या विंड मिल जिसे हम कहते हैं उसके थ्रू भी होना चाहिए। उसके कारण काफी रेलेवेंस मिला है इस कंपनी को। और धीरे धीरे जो इनके रिजर्व जिसे हम कहते हैं नेटवर्क माइनस में था, वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है, डेट कम हो रहे हैं। तो ये तमाम पॉजिटिव चीजें हैं, जिसके कारण कि ऑलरेडी गेन पर आ चुकी है कंपनी। लेकिन कभी भी इस तरह से गेन हो गया तो आपको फर्दर भी देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, किस तरह से चीजें उभर रही हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ 27-28 के आसपास का एक स्टॉप लॉस जरूर बना के बने रहें। जी, एक आखिरी टिप्पणी सर आपकी, उसके बाद बजरंगी स्टॉक्स के ऊपर जाएंगे। बहुत सारी खबरें हैं देवेंद्र शर्मा जी की हैं और हमारे नियमित दर्शक हैं देवेंद्र शर्मा जी। और देवेंद्र शर्मा जी के पास जेपी एसोसिएट्स के 1000 शेयर ले रखे हैं, और ये शेयर मैंने सिर्फ इसलिए डिस्कस किया क्योंकि अभी सुजलॉन पे लिया था। बहुत लोग ऐसे हैं जो कि सुजलॉन और जेपी एसोसिएट्स इन दो में बर्बाद हुए हैं। अब लेकिन यहाँ पे इनकी एंट्री का पॉइंट बड़ा अच्छा है, 6 रुपये पर इन्होंने लिए थे, अभी कह रहे हैं कि 16-17 रुपये पे आ गया है, क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर भी वही सिर्फ कहानी देखने को मिल रही है कि सुजलॉन की तरह यहाँ पर भी रफ्तार बनती हुई दिखाई दे रही है। क्या सलाह रहेगी आपकी जेपी एसोसिएट्स में? मेरी सलाह तो एक ही है कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। जब इन्होंने 6 रुपए में लिए थे तो हमने तो बताया नहीं, और हम बताते भी नहीं, ऐसे शेयर्स को हम जल्दी ध्यान नहीं देते जहां पर कि इस तरह की काफी लेगेसी इश्यूज हैं जिस कंपनी में। तो आप बेटर जानते थे, आपने लिया है, और आप अपने प्रॉफिट को, मैं केवल इतना कहूंगा कि आप अपने प्रॉफिट को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट जरूर करना, क्योंकि कई बार कई मरतबा ऐसा देखा गया कि इस तरह की कंपनियां, जेपी एसोसिएट जैसी कंपनियां, जहां पर कि फंडामेंटल उतने ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे हों, मार्केट में जैसे कहते हैं ना कि जब वेव आती है तो समंदर से कचड़ा भी निकलता है, मोती भी निकल जाता है। तो आपको वेव में कई चीजें ऊपर आ जाती हैं, और शायद वो चीजें दिख रही हैं क्योंकि नंबर्स अभी तक उस तरह से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं कि कंपनी में कोई भी बाई की सलाह दी जाए। तो यू आर बेटर जज, आपने लिया है अच्छे प्राइस पे, आप प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करें। जी, तो देवेंद्र जी, अब आप जो है बता दिया गया है कि जो परीक्षा देने वाला है वो एग्जामिनर से ज़्यादा बड़ा जानकार है, तो आप अपने निर्णय स्वयं जो है वो ले सकते हैं।